नमस्कार साथियों, आज हम लोग शोध के चरण, स्टेप्स ऑफ रिसर्च और वेरिएबल्स हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे। अब देखें कि जैसे रिसर्च होता है, एक होता है सर्च मीन्स खोज करना। जब पहले आप किसी चीज़ की खोज करते हैं तो उसको सर्च बोलते हैं। और रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है री मीन्स होता है पुनः और सर्च मीन्स खोजना, यानी पुनः खोजना, किसी चीज़ को पुनः खोजना ही रिसर्च कहलाता है। अब रिसर्च के स्टेप, जैसे कहीं भी कोई भी अपने व्यवहारिक जीवन में हो या आप पीजी करने के बाद जेआरएफ निकाल ले रहे हैं, या आजकल तो तमाम शिक्षक परीक्षाओं में रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक शोध करना है, एक रिसर्च करना है, या किसी चीज़ की समस्या का समाधान करना है। ऐसे आप समझ लें कि आपकी व्यवहारिक जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, कितने स्टेप में करते हैं, कितने चरण में करते हैं। तो वही एक जो है वही एक रिसर्च बन जाता है, एक जो है आपकी शोध बन जाता है। तो उसको हम लोग जानेंगे शार्ट के माध्यम में। एक शॉर्टकट माध्यम क्या है रिसर्च का, PhD यानी PhD कैग। ये आप समझ जाएंगे कि 6 स्टेप होंगे ही होंगे किसी भी रिसर्च के चरण में, स्टेप्स में 6 चरण आपके होंगे। P से होता है प्रॉब्लम्स, S से होता है हाइपोथेसिस, D से होता है डिजाइन, C से होता है कलेक्शन, E से होता है एनालिसिस, G से जनरलाइजेशन। अब प्रॉब्लम मीन समस्या, परिकल्पना, रूपरेखा, संकलन, विश्लेषण, सामान्यीकरण। यानी समस्या होगी सबसे पहले आपके सामने, फिर उसके बाद परिकल्पना बनाएंगे, रूपरेखा उसकी बनाएंगे, उसका संकलन करेंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे, उसके बाद सामान्यीकरण कर देंगे उसका। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ये आप समझ लें कि किसी भी रिसर्च करने के लिए, यानी किसी भी शोध, ये जरूरी नहीं है कि आप PhD कर रहे हैं तभी रिसर्च कर रहे हैं। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अगर बाय सिस्टमेटिक आप जो है कर रहे हैं उस समस्या का समाधान, तो ये 6 स्टेप होंगे ही होंगे। 6 स्टेप से ज़्यादा हो सकते हैं, 6 से कम स्टेप नहीं हो सकते। तो इतना आप समझ लें। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि कौन जो है आपके उस स्टेप्स में, उस चरण में कौन सा स्टेप जो है, कौन सा चरण जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये एनालिसिस जो विश्लेषण होता है, ये विश्लेषण सबसे ज़रूरी है। यहीं पे शुद्धता की जांच की जाती है। आपके जो जांच करते हैं, कोई भी समस्या होगी, जैसे मान लीजिए आपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का शैक्षिक तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, या बालक और बालिकाओं के शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, तो कोई भी समस्या हो इस तरीके से, अमीरी और गरीबी का मेन कारण का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, तो कुछ भी आस्तिक और नास्तिक लोगों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, कुछ लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो कोई भी समस्या का वहाँ पे जो विश्लेषण होगा सबसे मुख्य जो है ये जरूरी होगा। विश्लेषण यानी एनालिसिस सबसे जरूरी होगा। हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा, जी भाई ये समस्या आप तो समझेंगे, ये प्रॉब्लम यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का चयन। कोई भी समस्या का आप चयन करेंगे, जैसे मान लीजिए समस्या आपके सामने है, रिसर्च करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेप पूछेगा कि किसी भी शोध का पहला चरण है, उसमें ऑप्शन दे देगा कि संकलन करना, कलेक्शन करना, सामान्यीकरण करना, समस्या। तो समस्या का चयन करना जो है वो पहला उसका चरण होगा। समस्या की पहचान आप कर लेंगे,
मान लीजिए आप बालक बालिका के शैक्षिक अध्ययन आपके सामने है समस्या कि भाई बालक और बालिकाओं की शिक्षा में दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो कौन जो है क्या परिस्थिति है कि बालक आगे निकल रहे हैं कुछ विषय में बालिकाएं आगे निकल रही हैं, या ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो समस्या का आप पहचान कर लेंगे, फिर चयन करेंगे, फिर उसकी परिभाषा को निर्धारित करेंगे, फिर उसके बाद उसका सीमांकन कर लेंगे, हाँ हमको इस ग्रामीण क्षेत्र का और इस शहरी क्षेत्र का ही करना है, या बालक का या बालिकाओं का ये करना है। फिर दूसरा टॉपिक आता है परिकल्पना। परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना जैसे आपके मन में जो विचार आता है, कोई समस्या जब आएगी तो उसको समाधान करने के लिए आप उसके बहुत सारे उत्तर आपके मन में आएंगे कि हाँ ऐसे कर लूँ, कुछ समय के बाद फिर सोचेंगे नहीं यार ऐसे कर लूँ, तमाम विचार आएंगे, तमाम ट्रिक लगाएंगे, तमाम आपके अंदर आइडियाज़ आएंगी, तमाम लोगों से सलाह लेंगे। तो जो समस्या निशोध समस्या का एक संभावित समाधान इसकी एक लाइन में परिभाषा हो जाएगी परिकल्पना की, हाइपोथेसिस की, कि शोध समस्या का संभावित समाधान ही परिकल्पना कहलाता है। यानी फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का प्रतिपादन। समस्या है, आपने टॉपिक कोई ले लिया, मान लीजिए आपने टॉपिक ले लिया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी चल नहीं रहा है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का शैक्षिक तुलनात्मक अध्ययन ये आपका टॉपिक हो गया। तो ये अब इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, एक टॉपिक आपका हो गया, अब इसके लिए आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों से मिलेंगे, शहरी क्षेत्र में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, या ये विचार बनाएंगे अपने मन में, जो भी परिकल्पना बनाएंगे आप कि कैसे उस काम कर लेंगे भाई कि शहरी बच्चे किस क्षेत्र में ज़्यादा आगे हैं पढ़ने में, कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे हैं। तो जो भी आप अपने मन में विचार से, अपने आइडियाज़ से, अपने दिल दिमाग से जो भी एक उसका उत्तर निकाल लेंगे, हाँ ये कारण है, तो उस कारण को ले करके जब आप उस टॉपिक को बनाएंगे, एक परिकल्पना बना लेंगे, तो वो आपकी परिकल्पना। दूसरा है एक रूपरेखा, डिजाइन ऑफ रिसर्च, शोध की रूपरेखा। ये जो आपका एक रूपरेखा बन गई, शहरी क्षेत्र हो गया एक। अब देखिए इसमें शहरी और ये चर मैंने आप लोगों को बताया था, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, और ये बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन, इसमें चर भी आप हो जाएंगे। कभी कभी पूछता है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कितने चर होंगे। अब देखें कि ये स्थान के स्थान पे अगर वैसे देखा जाए तो ये स्थान के स्थान पे एक ही चर होगा, और एक बच्चों का 2 चर इसमें होंगे। तो किसी भी समस्या के लिए जो है 2 चर कम से कम होने चाहिए, 2 से कम चर नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से ये भी है कि अब यहाँ पे कि एक टॉपिक आपका हो गया, और फिर उसकी रूपरेखा आपने बना लिया कि हाँ ये शहरी क्षेत्र का है, ये ग्रामीण क्षेत्र का है, और वहाँ के लोगों से आप मिलेंगे, वहाँ के बच्चों से मिलेंगे, वहाँ की समस्याओं को समझेंगे, एक रूपरेखा, एक सीमांकन कर लेंगे, हाँ भाई यहाँ तक है और इतनी दूरी में इसका कुछ उससे संबंधित किताबों का अध्ययन, कुछ विधियां का आप प्रयोग करेंगे, तो ये सारी रूपरेखा हो जाएगी। संकलन करेंगे, कलेक्शन करेंगे। आप कलेक्शन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए शहरी क्षेत्र के, अब सभी कोई शहर है तो उसमें तो बहुत कई लाख बच्चे होंगे, तो सभी बच्चों से तो आप तो अध्ययन कर नहीं पाएंगे। अब सैम्पलिंग किसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक समूह की चीज़ है, उस समूह की चीज़ से केवल कुछ लोगों का ही अध्ययन कर लिया जाए। जैसे आप उदाहरण के रूप में ले लें कि आप कुकर में चावल पका रहे हैं, तो चावल पक रहा है, तो उसमें से 2-3 चावल आप लेकर के हाथ से मसलते हैं, तो देख लेते हैं कि हाँ चावल पक गया कि नहीं पक गया, तो पूरे चावल का जो है प्रतिनिधित्व करता है कि हाँ चावल पक गया है। तो इस तरीके से आप जनसंख्या मान लीजिए किसी शहर की 1 लाख है बच्चों की, तो उसमें से मान लीजिए 100 बच्चे या 50 बच्चे या 200 बच्चे का कोई इस तरीके से आप प्रश्नावली हो गई या इंटरव्यू ले लेंगे, तो इस तरीके की जो सैम्पलिंग बना करके जो है उसका अध्ययन कर लेंगे। नहीं, सैंपल एक तरीके से
इसका भी एक अलग टॉपिक होगा जिसको पढ़ाया जाएगा सैम्पलिंग का। फिर ये आता है कि भाई विश्लेषण जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी सबसे ज़रूरी जो है विश्लेषण करना। विश्लेषण करने का मतलब ये होता है कि किसी भी समस्या का आप जो है कैसे विश्लेषण करेंगे, यानी विश्लेषण करने का मतलब कि जो बहुत सारे आप डाटा कलेक्ट किए हैं, इसमें संकलन किए, बहुत सारे डाटा आपके होंगे, सैम्पलिंग होगी, फिर प्रश्नावली विधि होगी, फिर उसके बाद जो है आपकी इंटरव्यू विधि होगी, अब बहुत सारे डाटा आप कर लेंगे, लेकिन जो आपकी समस्या से संबंधित डाटा होंगे उन्हें आप जो है चुन लेंगे। यानी एक तरीके से किसी भी चीज़ की जो छननी कर दी जाती है, चलनी जो छान दी जाती है कि बड़े कण ऊपर और नीचे कण नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ जो आपकी समस्या से संबंधित जो उसका उत्तर होगा, जो सही सही आपकी समस्या का उत्तर निकल के आएगा, वो आपकी समस्या के लिए जो है एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एनालिसिस हो जाएगी, फिर वो जब एनालिसिस हो जाएगी तो वो समस्या जो हो रहेगी उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ एनालिसिस आप करते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के। अब भाई शहरी क्षेत्र में क्या है कि विद्यालय करीब करीब है, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय दूर दूर हैं। शहरी क्षेत्र में मान लीजिए सभी लोगों के पास रोजगार वगैरह है, तो और ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों के पास रोजगार नहीं है। दूसरी चीज़ गरीबी है। तीसरी चीज़ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और अंधविश्वास भी ज़्यादा है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे रीजन होंगे जो इसके बारे में हम जो है उस पता करके कि भाई तुलनात्मक अध्ययन होगा तो ये सारी चीज़ें लिया जाएगा। कुछ अंधविश्वास है, कुछ रूढ़वादिता है, कुछ लोग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के अपने बच्चियों की शादी जल्दी कर देते हैं, भाई जल्दी शादी कर दीजिए, अपने सर का बोझ चला जाए और वो अपना कमाने खाने लगें, तो जल्दी शादी हो जाएगी, अपने वो पढ़ने लिखने से वो वंचित हो जाते हैं। पता चलता है फिर आगे जीवन गृहस्थ हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, तो पढ़ाई लिखाई छूट जाएगी। तो मतलब उनका एक तरीके से आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति वो दूर तक नहीं सोच पाते। बस ये हो गया कि बच्चा अभी हो गया यार, इतना बड़ा हो गया, दाढ़ी मूछ आ गई, बच्चे लड़की भी हाई स्कूल इंटर की, लड़का भी इंटर BE किया, ऐसे करके शादी कर दीजिए। उनको ये नहीं सोचना रहता है कि अरे यार अभी नौकरी तो किया नहीं, कमाएगा कहाँ से, बस हो गया, हाँ शादी करो यार, अब अपने सर का बोझ ख़त्म करो। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अंदर ये सोच, दूरदर्शी सोच नहीं रहती है, पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, तो इसका ये ज़रूरी है। फिर इस चीज़ का जब कोई समस्या, ये समस्या मान लीजिए आपके सामने है, इसका सामान्यीकरण कर दिया जाता है। इसका पूरे आप जो है जीवन में ये कर देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें जो है यही कारण रहा कि इस चीज़ का कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे नहीं पढ़ पाए और शहरी क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। या बहुत कभी कभी आप देखें कुछ क्षेत्र में जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आगे निकल जाते हैं, शहरी क्षेत्र के बच्चे भी नहीं आगे निकलते हैं। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, मतलब अगर किसी भी टॉपिक का आप अध्ययन करेंगे और जब उसका आप लास्ट में निकालेंगे, निचोड़ निकालेंगे एक तरीके से कि दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या होगा, तो उसको सामान्यीकरण कहा जाएगा। सामान्यीकरण यानी ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ से भी ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप याद रखेंगे। PhD CAG, PhD से प्रॉब्लम, S से हाइपोथेसिस, D से डिजाइन, C से कलेक्शन, A से एनालिसिस, G से जनरलाइजेशन। ये 6 टॉपिक जो आपके किसी भी रिसर्च के चरण में होंगे। 6 टॉपिक से कम नहीं हो सकते, ज़्यादा हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।